आज हम अपना फर्स्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और जिन शख्सियत के साथ आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ख़ास इंसान हैं। ख़ास इसलिए कि वो ना सिर्फ उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया बल्कि उन्होंने सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचा और काफ़ी ज़्यादा अ, लिखना शुरू किया, सोसाइटी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, ताकि सोसाइटी की जो असल आइडेंटिटी है, वो कहीं खो ना जाए। सो आज हम बात करेंगे रमज़ान बलोच साहब के साथ, जिनकी पैदाइश 1944 में कराची के खूबसूरत इलाके लियारी और लियारी शाबिगलेन में उनकी पैदाइश हुई। और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे, बहुत ही इनफॉर्मल सी डिस्कशन होगी, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल डिस्कशन नहीं है। और हम उनके बचपन के बारे में बात करेंगे, उनकी जवानी के बारे में बात करेंगे, लियारी के बारे में बात करेंगे, लियारी को कैसे देखा उन्होंने, क्या डिफरेंस था पुराने लियारी में और आज के लियारी में। इसके साथ-साथ अ, उनकी जो 5 बहुत ही ज़बरदस्त किताबें हैं, लियारी की अधूरी कहानी, लियारी की अनकही कहानी, बलूच रोशन चेहरे, गवादर उभरते डूबते सूरज की कहानी और उनकी एक रिसेंट किताब है, कराची एक लापता शहर का सुराग। मज़े की बात ये है कि उनकी छठी किताब भी बहुत जल्द आने वाली है फ़ैज़ साहब पे, उस पे भी आज हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बातें बहुत हैं और वक़्त बहुत ज़्यादा कम है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एक और बात आपको बताता चलूँ कि मैंने रमज़ान साहब को क्यों चुना एज़ अ फर्स्ट गेस्ट फॉर माय पॉडकास्ट, वो इसलिए, एक तो मैंने वजह बताया कि वो बहुत ख़ास हैं। दूसरी वजह ये है कि मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी बातों से। और आज का भी जो नशिस्त का अहम पर्पस है वो सिर्फ़ सीखना है उनसे, उनकी कहानियों से, उनकी बातों से, ना सिर्फ़ मैं सीख सकूँ बल्कि आप भी शनासा हों, आप भी कुछ नया सीख सकें उनकी बातों से। तो वक़्त क्योंकि बहुत कम है हमारे पास, अब हम चलते हैं रमज़ान साहब की तरफ। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। आप हमेशा वैसे टाइम देते हैं, टाइम के पाबंद भी हैं, आप जल्दी पहुँच जाते हैं और मैं भी बहुत जल्दी उठा, प्रैक्टिस कर रहा था मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आप बहुत जल्दी आएँगे तो मुझे जल्दी जाना है। सो थैंक यू सो मच रमज़ान साहब। हम अपनी बात शुरू करते हैं कि आप इस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। मेरे लिए एज़ाज़ है कि आपका पहला प्रोग्राम है और आपने मुझे ये एज़ाज़ दिया इस आर्ट कुर्सी पर बैठने का। तो भाई फीलिंग्स यही हैं, जैसे आपने कहा मैं एक्साइटेड हूँ ना, तो मैं आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उम्मीद है कि गुफ्तगू हमारी रवां-दवां रहेगी। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि इनफॉर्मल तरीके से हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो रमज़ान साहब ये बताइएगा आपको हमारा सेटअप कैसा लगा? ओह! ज़बरदस्त। मैं तो हैरान हुआ, ये आपने छुपाया हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके, और ये जो जो वॉल पिक्चर्स हैं या जो आपके कुछ स्लोगन्स हैं, ओके। और सबसे बड़ी बात ये कि मेहर घर है, हुँ, हाउस ऑफ लव। हाउस ऑफ लव। तो ये अच्छा तासुर दे रहे हैं हम, कम से कम मुझे तो बड़ा अच्छा तासुर मिला। बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब आप 1944 में पैदा हुए शाहबेग लैन में, लियारी के इलाके में, काफ़ी फ़ेमस इलाका है शाहबेग। जी। तो ज़रा बताएँगे कि ये शाहबेग साहब कौन थे? किन के नाम पे ये इलाका है? देखें, इसके लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा उसमें कि आपको पता है ना कि कराची में जो बलोच कौम है, वो सबसे पहले आने वाले लोगों में शामिल है। हुँ, जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे 1843 में। अच्छा, अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ काम, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, ख़ास तौर पर पोर्ट में। तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए उनको जो है मैन पावर की ज़रूरत थी। तो चूँकि मुख्तलिफ़ इलाकों से मकरान के यहाँ पहुँच गए थे, तो जैसा कि हमारी रिवायतें हैं कि हम जहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ एक सरबराह ज़रूर होता है।
जो हमें गाइड करता है, जो माशरे का एक नेक बंदा होता है और जिसको हर एक का जो है ख्याल रखना पड़ता है। तो ये असल में उस ज़माने में टंडेल कहलाते थे। जब अंग्रेज़ों को जो है मैन पावर की ज़रूरत होती थी, तो वो इन टंडेलियों के ज़रिए जो है भर्ती करते थे। तो उन टंडेलों में एक हमारे इलाके के थे शाबिक। ये हमसे बहुत पहले की बात है। तो जब से हमने आँख खोली इस इलाके में, तो हमने इसको शाबिक लेन ही सुना, देखा। और कुछ-कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो उनका दावा था कि शाबिक लेन उन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्द था। हम्म। तो वैसे ही लोग थे और लहरी के और इलाकों में भी यही हुआ। सर अगर चंद जुमलों में आप अपना तारुफ करवाते हैं किसी ऐसे लोगों के सामने, यंग लोगों के सामने या सोन एंड सो फॉर लोगों के सामने, तो आप अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं? मैं इंट्रोड्यूस तो ज़ाहिर है मुख्तसर यही होगा कि अ, नाम में तो कुछ नहीं रखा। ठीक है ना? जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कम से कम किसी हद तक हम मुतमईन हैं कि हमने कुछ अ, फ़ासले जो है तय कर लिए हैं और हमारा मकसद तो ये था कि एक अच्छा इंसान बने। हुँ। और अभी तक अच्छा इंसान बनने की कोशिश हो रही है मेरी, बस हुँ। यही है। तो रमज़ान साहब अच्छा इंसान से मुझे मेरे ज़हन में एक बात आ गई। एक बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं अमीन मालूफ साहब। अमीन मालूफ एक अ, लेबनानी राइटर हैं तो वो लेबनान के लेकिन रहते वो फ्रांस में, यूरोप में। सो उनकी एक किताब है इन द नेम ऑफ आइडेंटिटी। वाह! तो वो कहते हैं कि इंसान की जो है एक आइडेंटिटी नहीं होती बल्कि इंसान के मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होते हैं। तो एक तो हम आपकी आइडेंटिटीज़ पे बात करेंगे कि रमज़ान साहब की कितनी आइडेंटिटीज़ हैं? आइडेंटिटी तो हमारी सिर्फ़ एक ही है कि बलोच हैं बस। बलोच भी हैं, आप राइटर भी हैं। लेकिन ये कि हुँ। अब ज़िंदगी के मुख्तलिफ पर्त हैं ना, जी, बिल्कुल। तो वो मुख्तलिफ कौन ऐसे। से ख़ास आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आप हमेशा ऑन करते हैं कि यार ये मेरी ख़ास आइडेंटिटी है? एक तो जैसे आपने कहा कि आप बलोच हैं, जी, ख़ास आइडेंटिटीज़ में से। जी। बाकी कौन-कौन से आइडेंटिटीज़ हैं? देखिए, इंसान दोस्ती है, ओके, अमन से मोहब्बत है, वाह! नफ़रत से दूर रहते हैं और मोहब्बत के सिलसिले बढ़ाते हैं किसी न किसी तरीके से। और अपनी जो यूथ है, उसको हम आगे का रास्ता बताने की कोशिश करते हैं कि मूव फॉरवर्ड। तो ये चंद है ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमारी आइडेंटिटी समझते हैं तो वाह! ये अच्छी बात है। ओके, तो रमज़ान साहब हम अब हम बात करेंगे लियारी की। जी। लियारी की जो अधूरी कहानी है, वाह! ठीक है? आज हम ज़रा अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं और बाय द वे जो लोग हमें देख रहे हैं आज की गुफ्तगू का मकसद भी लियारी की अधूरी कहानी रमज़ान साहब की ज़बानी है और ना सिर्फ़ क्योंकि जब लियारी की बात होती है, ज़ाहिर है रमज़ान साहब ने जैसे कहा कि उनकी आइडेंटिटी बलोच और लियारी वाला, ख़ास तौर पे सर। तो लियारी इज़ वन ऑफ द कोर आइडेंटिटी फॉर मी एज़ वेल, फॉर रमज़ान साहब एज़ वेल जहाँ हम रहते हैं क्योंकि लियारी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया जी, है। बिल्कुल, तो सर हम बिल्कुल। अपनी बात शुरू करते हैं आज लियारी की अधूरी कहानी से। लियारी को कैसे देखा आपने बचपन में? कैसे आपका बचपन गुज़रा है? ज़रा उस पे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसमें देखें ये एक बात है कि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, अधूरी ही रहती हैं। सिर्फ़ हर दौर में जो किरदार हैं ना, वो बदलते रहते हैं, कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। शेक्सपियर ने कहा है ना कि ये स्टेज है ज़िंदगी, हर कोई अपना पार्ट अदा करके निकल जाता है। तो वो बस्तियाँ रहती हैं, वो नाम रहते हैं, लेकिन ये कि तरीक़ाकार बदल जाता है, इंसान का रवैया बदल जाता है और माशरे के जो अक़दार हैं, वो बदलते जाते हैं। तो ये और लियारी की जो कहानी है शुरू की, वो जब से हमने आँख खोली है, तो हमने तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ हमें कि हम कहीं अजनबी हैं या हम तो जहाँ पैदा हुए, हालाँकि वो कोई आइडियल घर नहीं था और हमारे जो वालिदैन थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और मेरा वालिद जो है वो मज़दूर था और
पसमानदगी थी आसपास, लेकिन इसके बावजूद तो देखें एक नेचुरल एक खुशी होती है ना जो बचपन में, हम्म। कि जैसे हमने जिस घर में हम पैदा हुए तो उसमें खजूर के 2 दरख्त भी थे और सैन बहुत बड़ा था। उसमें जो है सारे मोहल्ले के बच्चे भी जमा होकर शोर मचाते थे, मतलब खेलते थे। फिर रात को नानी अम्मा या दादी अम्मा वो टाइप की जो हमारी जो बुजुर्ग ख़वातीन होती थी वो कहानियाँ भी सुनाती थी। और इसके अलावा गलियों में गली इतने कुशादा थे कि वहाँ कोई भी तकरीब जो जैसे आजकल हालों में होता है ना, वो ज़माने में हाल तो थे नहीं, तो गलियों में जो है वो ये मकसद पूरा हो जाता था। हम्म। निकाह हो या खुदा न खास्ता कोई मैयत हो, तो एक सेंस था उस ज़माने में लोगों में कि वो जो है तजावज़ात से दूर रहे। एक सीट पे जो है मकानात थे तरतीब के साथ, और ज़िंदगी बहुत आसान थी। हम्म। हमने ये भी देखा है कि रात को जो है लोग चारपाई लगाकर घरों के सामने सो जाते थे। घर खुला रहता था, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। बनिस्बत आज के मैं समझता हूँ लोग ज़्यादा मुतमईन थे उस ज़माने में। हम्म। अमन था, खुशियाँ थी। जैसे हम छोटे थे तो ईद का जो एक तो ईद बहुत देर से आती थी उस वक़्त। ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि आजकल ईद बहुत जल्दी आ बहुत जाती है, जल्दी आ जाती है ना, क्योंकि तो वक़्त जल्दी गुज़र वक़्त का जाता है। पहिया उस ज़माने में इतनी तेज़ी से नहीं गुज़रता था। हुँ, वो चलता नहीं था इतना ज़्यादा, और क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट और थी नहीं। हुँ, और रेडियो भी जो है ख़ास-ख़ास घरों में होता था। हर एक के पास रेडियो भी नहीं होता। बिजली नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट होते थे, और पाइपलाइन के ज़रिए पानी भी नहीं मिलता था हमें। कोई ये अय्याशी आजकल के लिहाज़ से तो ये अय्याशी है। तो ये बुनियादी ज़रूरियात, अलबत्ता जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी सेंटर्स टाइप के कुछ थे वहाँ पे, जहाँ इज्तिमा होते थे, गलियों के या मोहल्ले के मसले तय होते थे। इसके अलावा पानी के लिए कम जो म्युनिसिपैलिटी है वो बहुत क्विक थी उस ज़माने में। वहाँ के लोग जो है, मैं समझता हूँ कि अपनी ड्यूटी खूब देते थे, क्योंकि गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, आज की तरह वहाँ कोई बाथरूम तस्वुर नहीं था, जैसे हमारे कमरों में बाथरूम भी है और ये फैसिलिटीज़ हैं, उस ज़माने में नहीं था। कम्युनिटी लैट्रिन्स कैंटीन में बनाए हुए थे हर मोहल्ले में। लेकिन सफाई इस अंदाज से होती थी दिन में 2 बार 3 बार, कि यानी वो जैसे बदबू होती है ना, वो कभी आप फ़ील नहीं कर सकते थे, साफ-सुथरे। क्योंकि मेंटेनेंस था। वहाँ उस ज़माने के अफ़सर शायद ज़्यादा ज़िम्मेदार थे, अपनी हुँ, ड्यूटीज़ अंजाम देते थे, हुँ, कोई रिकॉर्ड नहीं थी। हुँ, अच्छा, ईद की खुशियाँ तो आपको पता है कि चाकीवाड़े में जहाँ पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, हुँ, हुँ, ये मैदान होता था यहाँ पे। झूले होते थे और ऊँट की सवारी होती थी, और खाने-पीने की चीज़ें मिल जाती थी, और हमारी जेबों में कुछ पैसे भी आ जाते थे। हुँ, और उस ज़माने में 4 आने 8 आने बहुत बड़ी रकम होती थी। तो जो हमारा ख़ानदान था या जो हमारे आस-पास रहते थे, वो ईद ही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम हुँ, ये ढूँढते थे हमारे जो जो खाते-पीते जो घराने, रिश्तेदार हैं वो हाँ। कहाँ हैं? तो रेक्सर लैंड में थे या सिंगू लैंड में थे। तो ईद के मौके पे हम पहुँच जाते थे वहाँ पे। हुँ, तो वापस आते थे तो हमारी जेब खाली नहीं रहती थी। हुँ, 1-2 रुपए तो हमें मिल ही जाते थे। हुँ, तो बड़ी खुशियाँ थी, मासूम सी खुशियाँ थी, हुँ। लेकिन हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो सर पहले ज़माने में जो है वो तालीमी इदारे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इतनी ज़्यादा तरबियत लोगों में कैसे आई थी उस वक़्त? नहीं, ये मेरा ख़्याल है। लोग इतने मुनज़्ज़िम कैसे जी, थे? जी, तो बिल्कुल। मतलब क्या इस बात को कंपेयर किया जा सकता है कि तरबियत का ताल्लुक तालीम से है या तालीम से नहीं है फिर? नहीं, मेरा ख़्याल है तालीम से भी है, लेकिन वो ओके, तालीम बाद में आ जाती। ओके, तालीम को आप सेकंड नंबर पे ले लें। ओके। फर्स्ट जो है, जो घर है आपका, जो माहौल है, और जो मोहल्ले में जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, यस। और वो उनका रवैया कैसा है, मतलब
क्योंकि हमारे जो आबा अजदाद आए थे वो एक अच्छी सिविलाइजेशन जो है अपने साथ लाए थे। ईरान में भी बड़ी कम्युनिटी थी और आसपास के लोग भी थे। जब यहाँ आए थे तो जाहिर है सिवाय मजदूरी के इनके पास कोई और चारा नहीं था। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि वहाँ से हम जो है अखलाकी अख्तार भी लाए थे हम्म जो काफी अरसे तक यहाँ पर नाफिज रहे। हम्म। और एक और बात मैं समझता हूँ हुक्मरानों पर डिपेंड करता है डेफिनेटली। कि आपके हुक्मरान कौन है। डेफिनेटली। और इत्तेफाक से हम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त तो पाकिस्तानी हुक्मरान तो थे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले हमारी आपकी पैदाइश पैदाइश हुई है, है। बिल्कुल। और तो हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, ओके। हम इंडिया में पैदा हुए ओके। और अंग्रेजों का दौर हमने देखा। हम्म हालांकि हमें कोई शौक नहीं है कि क्या था, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना कि तरबियत कहाँ से आती है, ये अकदार है, ओके। वैल्यूज है। वैल्यूज है, बिल्कुल। वैल्यूज बनाने में मेरी जाती जो है थिंकिंग यही है हम्म कि हुक्मरानों का जो है उनका जो अखलाकी मयार है वो बुलंद होना चाहिए। हम्म। उस जमाने में शायद अखलाकी मयार जो हुक्मरान थे हमारे ज्यादा बुलंद थे, ओके। तो इस वजह से ये माशरा सिंसियरिटी थी। ये सिंसियरिटी ज्यादा थी सिंसियरिटी हुक्मरानों थी में। और और क्या सोशल कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कंट्रैक्ट था। लोगों में बैठना। और जो जो ड्यूटीज एक अंजाम देने वाली बात है हम्म वो बात थी। और स्टाफ था, मसल म्यूनसिपलिटी जमाने में बहुत एक्टिव थे। हम्म ये जहाँ टाउन ऑफिस है आपका, आजकल लियारी टाउन है, ये बैलगाड़ियाँ होती थी उस जमाने में, जो सफाई वगैरह जो गंदगी हो जो कम्युनिटी लेटरिन से जो है जमा करके उनको टैंक में भर के कहीं जाके फेंक आते थे। लेकिन उनका जो वर्कशॉप था, अब बैलगाड़ी जो है गाड़ी बैल या गाड़ी उनमें कहीं कभी ना कभी कोई खराबी तो होती होगी। हम्म तो ये टाउन का ऑफिस जहाँ है ये वर्कशॉप था, यहाँ पे हम्म मेंटेन किया हुआ था। और सफाई का ये आलम था कि सिर्फ गलियों में नहीं, हम अगर घूमने जाते इधर उधर तो सारा पूरा इलाका लियारी साफ सुथरा रहता था। बल्कि हम जरा बड़े हो गए और जब चियाने हमारी जेब में आ गए तो सिनेमा देखने हम जब जाते थे, हम्म। कुमार सिनेमा, निगार या नूरमहल, सुपर, तो वो इलाके भी हमें बहुत साफ सुथरे मिल जाते काफी जिक्र भी है सिनेमाज और फिल्म्स का आपकी किताब के अंदर। थे। तो मुझे लगता है कि फिल्म का शौक कैसे हुआ आपको? देखें ये तो उस जमाने में क्या कहते हैं, कोई ऐसा बंदा बचा नहीं होगा जिसने फिल्म नहीं देखी होगी। हम्म एक रुझान था, एक ट्रेंड था उस जमाने में। और बहुत, आपको पता है सिनेमा जो थे, जिन लोगों ने सिनेमा कल्चर को ख़त्म किया ना उन्होंने बड़ा जुल्म किया। हम्म बड़ा जुल्म किया कराची पर, शहर कराची पर। यानी 100 से ज़्यादा सिनेमास थे यहाँ पे। और कौन ऐसी ऐसी अच्छी फिल्में आती थी, मैं बता नहीं सकता आपको कि हॉलीवुड की टॉप की फिल्में, क्लासिक फिल्में और एकेडमी अवार्ड्स याफ्ता फिल्में यहाँ आती थी हमारे पास। इसके अलावा इंडिया की अच्छी अच्छी फिल्में आती थी, ये दाग, दीदार, आन, आवारा, हाँ, ऐसी ऐसी फिल्में आती थी। अच्छा, फिल्मों की बात आप कर रहे हैं तो एक ऐसा सिस्टम भी था उस जमाने में कि गलियों में जब शादियाँ वादियाँ होती थी ना, तो वो सिनेमा का एक पर्दा लगता था गलियों में। उनको टाकीज कहते थे। नहीं नहीं, उन टाकीज पर नहीं, टाकीज वर वो डिफरेंट। सिर्फ एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर होता था, ओके। उसमें वो फिल्म चलाते थे। यानी एक तरफ जो है वो मर्द हज़रात बैठ जाते थे, दूसरी तरफ खवातीन बच्चे बैठ जाते थे, तो एक ही फिल्म दोनों एक साथ ही देख लेते थे। और अच्छी सी फिल्म है भाई भाई, उस जमाने में बहुत चला। अलबेला एक फिल्म थी, बहुत दिन हुए एक फिल्म थी हमने देखी। और नेक परवीन एक फिल्म थी। तो ये ये, ये माहौल जो है, कोई सिनेमा जिंदगी का एक हिस्सा था उस जमाने में। और कितने पैसे लगते थे सिनेमा में जाके? सिनेमा में मैंने आपको बताया कि 6 आने का टिकट लेते थे हम। 6 आना। 6 आना, 6 आने, यानी 6 आना ₹1 से मीन्स भी कम। के 1 रुपए में 16 आने होते थे। ओके। 16 आने होते थे 1 रुपए में। ओके। तो 6 आने का जो है, हम किसी न किसी तरह
8 आने जमा कर लेते थे, हम्म। तो 6 आने का टिकट ले जाके 1-2 घंटे वहाँ गुजारते थे। फिर वो जो 2 आने बचते थे ना, उसकी हम कोई ना कोई जो है चीज़ लेके खा जाते थे। बस एक अय्याशी की ज़िंदगी थी हमारी एक लिहाज़ से। तो सर एक वक्त ऐसा भी था कि हमने सुना कि जो लोग सिनेमा जाते थे उन्हें घोड़े खाने पड़ते थे। ये कैसे हुआ फिर? और उस वक़्त नहीं, आपकी क्या नहीं, मतलब नहीं एक ये बंदा रमज़ान साहब जो है वो फ़िल्म के इतने शौकीन और फिर हमें पता चला कि जी फ़िल्म देखने के लिए अब आपको घोड़े पड़ेंगे। क्या ये इसमें सदाकत है? नहीं, नहीं कोड़े पड़ना तो ख़ैर ये ज़्यादती है, ओके, जिस किसी ने भी ये लफ़्ज़ इजाद किया है ओके, सिनेमाओं के लिए। ओके, होता ये था कि सिनेमा में रश बहुत रहता था, ओके। बहुत ज़्यादा रश रहता था। अच्छा, जो हमारी कम्युनिटी है बलोच कम्युनिटी, इत्तेफ़ाक से सारे जो सैंडो टाइप के होते थे, ओके, तो इनको सिनेमा के मालिक हायर करते थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम करने के लिए, ओके, कि क्योंकि 6 आने वाली लाइन हमेशा लंबी हो जाती थी। ओके। सबसे जो सस्ती जो टिकट थी वो 6 आने की थी। बिल्कुल, तो उसमें जो अमन और अमान कायम करना, आजकल तो फ़ौज की ज़रूरत होती है, जी। रेंजर्स की ज़रूरत होती है, पुलिस की ज़रूरत होती है। तो उस ज़माने में सिनेमा में जो बलोच थे, लोकल्स हमारे, वो उनको हायर करते थे। हुँ। अच्छा, वो ऐसे माशाल्लाह बॉडी वाले होते थे और चेहरा भी उनका ऐसा हो जाता था कि वो जाके खड़े रहते रहते ना, तो लाइन सीधी हो जाती थी और उनके पास कोई हथियार नहीं था। एक ये चड़ी होती थी जो बहुत कम इस्तेमाल होती थी, वो जाकर खड़े होते थे, भई लाइन पे खड़े रहें। हुँ। तो ये वो चड़ी जो है शायद उसको कोड़ा उसको समझ घोड़ा कहा ओके, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता था, कम होता था, कम राइट? होता था। ओके। और म्यूज़िक का क्या सीन था सर? लियारी इज़ आल्सो ओह! फेमस म्यूज़िक, म्यूज़िक और मैंने सुना है आपको रिकॉर्डिंग्स का भी बड़ा शौक है। मैंने बहुत पढ़ा भी था आपकी किताब में शायद आपने ज़िक्र भी किया है एक रिकॉर्डिंग कंपनी का। अच्छा वो रिकॉर्डिंग कंपनी से पहले मेरा ख़्याल है एक रिकॉर्डिंग हो जो होटल्स थे हमारे यहाँ, एक कल्चर था कि मुख्तलिफ मोहल्लों में रिकॉर्डिंग होटल्स हम कहते थे। हुँ, यानी आप एक आने की चाय पी लें हुँ। और अपनी पसंद के गाने सुन लें। लता को सुन लें, मुकेश को सुनें, मोहम्मद रफ़ी को सुनें, हेमंत कुमार को सुनें, आशा भोसले को सुनें। वाओ! वो आप मतलब 1 आध घंटे में जो है वो बिल्कुल महज़ूज़ होकर वहाँ से निकलते। इसके अलावा देखिए म्यूज़िक मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, आप लियारी वालों से सब कुछ छीन सकते हैं, सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें आप नहीं छीन सकेंगे, एक म्यूज़िक का शौक और एक फुटबॉल का जुनून। हुँ, हुँ। और म्यूज़िक की ये बात है कि आपको पता है लियारी में शादियों में ये जो बड़े-बड़े राग वाले हैं ना उस्ताद, इनको बुलाते थे। सारी रात ये राग सुनाते थे। उस ज़माने में हमने सुना था उस्ताद आशिक़ अली ख़ान, उस्ताद मुबारक अली ख़ान। अच्छा बाद में उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान भी उन्हीं के ख़ानदान का था। तो ये एक म्यूज़िक से लगाव जो है एक फ़ितरी है लियारी में और अभी तक है। हमारे नौजवानों को देखें, म्यूज़िक से म्यूज़िक लवर्स हैं सारे और बिल्कुल म्यूज़िक तो आपको पता है ना, म्यूज़िक हो या फुटबॉल हो, ये अमन व आष्टी के पैगामात हैं ना। हुँ, ये तो आपको जो है अमन का रास्ता बताते हैं, आपको सुकून फराहम करते हैं और आपका ज़हनी जो है जो जो वो सुकून है, उसके मकदार जो है और ज़्यादा हो जाता है कि अगर म्यूज़िक से आपकी लगाव हो। वो बहुत से लोग तो गम गम क्या कहते हैं कि उदासी में भी म्यूज़िक उदासी सुनते हैं। में जाकर ये रिकॉर्डिंग होटल में बैठ जाते थे, एक चाय पीते थे और ख़्यालों में, और जब वहाँ से उठते थे, तो उस गम से कम निजात मिल जाती थी उनको। हुँ, तो अच्छा माहौल था, अच्छे लोग थे और म्यूज़िक लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स, पीसफुल लोग, कोई जंग, कोई वो कम से कम हमने तो नहीं सुना कि लड़ाई झगड़े होते थे। हुँ, आपको पता है लियारी में मुख्तलिफ डाइवर्सिफ़ाइड जो है लोग यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के इवन हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, हमारे यहाँ हिंदूज़ भी हैं,
हमारे हर तबके के लोग हैं, हर तबके के, हर कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो सब यहाँ रहते हैं हमारे। लेकिन एक चीज उनको जोड़े हुए है, पूरे कम्युनिटीज को, वो है मोहब्बत, प्यार। हम लियारी को प्रेम नगरी कहते थे कि यहाँ प्रेम ही प्रेम है, यहाँ कोई नफरत नहीं है। तो सर लियारी जो है वो कराची के बाकी इलाकों से इतना मुख्तलिफ क्यों है? उसकी वजह क्या है? खास वजह क्या है? मुख्तलिफ किस लिहाज से है, मतलब अगर आप कहते हैं कि हर तारीख। लिहाज से, तारीखी लिहाज से, पस मंज़र से, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव, इतना ज़्यादा जो है वो म्यूज़िक लवर, आर्ट लवर, स्पोर्ट्स लवर, इसकी क्या वजह है सर? ये उस जमाने में देखें, एक ट्रेंड बन गया है ना। वो मैंने आपसे अखलाकी अकदार की बात की, वो अखलाकी अकदार में सब कुछ आ जाता है। उसमें म्यूजिक भी है, उसमें आर्ट भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट्स भी हैं, उसमें ये एक जो फैक्टर है वो लव, हुँ, लव द ह्यूमैनिटी, हुँ, इंसान दोस्ती है, अच्छा अदब दोस्ती है, ये सब, ये वैल्यूज थे हमारे यहाँ पे। हुँ। और मैं नहीं कहता सिर्फ लियारी में थे, तो जमाने में कराची में भी यही रुझान था, यही कल्चर था। हमारे यहाँ भी अदबी नशस्तें होती थी, कराची के और इलाकों में भी होती थी। अदबी नशिस्त से मुझे ये बात याद आया कि लियारी में रीडिंग का बड़ा कल्चर था। जी। और अभी भी मैं जब आपके इलाके गुल मोहम्मद लेन में से गुज़रता हूँ तो मुझे रीडिंग रूम्स नज़र आते हैं लिखे हुए। अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पे रीडिंग कल्चर नहीं है लेकिन रीडिंग रूम्स अब भी नज़र आते हैं। तो रीडिंग रूम्स का, लाइब्रेरीज़ का क्या रुझान था? और इसके साथ-साथ सर ये भी बताइएगा कि आपके नज़दीक जो प्रोग्रेसिव लियारी का तसव्वुर है, जी वो जी क्या है? देखें, पहले रीडिंग रूम्स की बात करते हैं ना। श्योर। अयूब खान का दौर था, उन्होंने लोकल बडीज का एक सिस्टम अपने लिहाज से बनाया और नाफिज किया। अब उसमें बहुत से रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकल बडीज के लिहाज से बड़ा अच्छा निज़ाम था। पूरे लियारी में 32 यूनियन का काउंसिल्स थे, 32। आपको यकीन आएगा या नहीं आएगा, 32 यूनियन कमेटीज के दफातर में आपको अखबारात भी मिल जाते थे, आपको रिसाले भी मिल जाते थे, आपको किताबें भी मिल जाती थी, एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, और रीडिंग रूम तो था ही था। उसमें शाम के अखबारात आते थे, सुबह के अखबारात अलग आते थे। एक एक ट्रेंड बन गया था, मतलब हम अगर स्टूडेंट थे, हमारे लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम जाना बहुत ज़रूरी होता था। और हम, मतलब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब शाबिक लैन में हम रहते थे, तो शाबिक लैन में जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, उसके साथ एक रीडिंग रूम भी उस जमाने में बना हुआ था। 32 यूनियन काउंसिल्स में रीडिंग रूम्स थे, ठीक है ना। और लाइब्रेरी मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग, वो अलग लाइब्रेरीज थी। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज के अलावा कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज भी थे, मसलन कलाकोट में एक प्राइवेट लाइब्रेरी, अब शायद उसको भी यूनियन काउंसिल का कोई ऑफिस बना दिया है, वरना वो बहुत मशहूर जो है क्या कहते हैं लाइब्रेरी थी। मतलब सैकड़ों किताबें वहाँ मिल जाती थी पढ़ने। उस जमाने में हमारे दोस्त थे रहीम बख्श, अब्दुल वाहिद भाईजान, अकबर सेठ। तो वहाँ एक हैदरी होटल भी था, बहुत जबरदस्त होटल था। अच्छा, उस जमाने में होटल जो कल्चर था सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं था, वो कम्युनिटी एक एंगेजमेंट का एक जरिया भी था। मसलन हैदरी होटल में हम जाते, तो कोई जो है वो क्या कहते हैं शतरंज खेलता हुआ पाया जाता था, कोई जो है वो एक और भी खेल था उस जमाने में, तो वो खेलते थे। अच्छा, हम जो 8-10 दोस्त हमारे थे, हम स्क्रेबल खेलते थे, इंग्लिश वर्ड्स बनाते थे वहाँ पे। हुँ। अच्छा, उस हैदरी होटल के साथ ही एक लाइब्रेरी थी, आना लाइब्रेरी, गोलाम नबी था शायद लाइब्रेरी। तो फिर इन्होंने, ये जो हमारे दोस्त है वो हमें ले गए लाइब्रेरी, तो हमें पसंद की किताबें मिल गई। ये कृष्णचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, और दो चार इस टाइप के जो है, ये जो अदर्स थे, इनकी किताबें हमें वहीं से मिल जाती हैं।
उसमें ये था कि 24 घंटे में आपको वापस करना है। 24 घंटे के बाद अगर आप वापस करेंगे तो एक और आना चार्ज होगा। वो तो ये रुझान भी था पढ़ने का। वाह, बेहतरीन। तो प्रोग्रेसिव लियारी के बारे जी में जी, जरा। प्रोग्रेसिव। देखें, प्रोग्रेसिव लियारी की अगर बात करें तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उस जमाने में एक ही सिर्फ प्रोग्रेसिव पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, पूरे पाकिस्तान में। लेफ्टिस्ट की पार्टी थी, बड़े बड़े लोग थे इनमें, मतलब नजरियाती लोग थे सारे। तो हमारे यहाँ तीन ऐसे थिंकर्स थे लियारी के, जिनकी वाबस्तगी उसी पार्टी से थी। मसलन लाला लाल बख्श है, हम्म, अच्छा, यूसुफ नसकंदी साहब हैं, और अकबर बारगज़ई साहब। ये तीनों जो है एक लिहाज से मुफक्कर उस्ताद थे हमारे। हमारे यहाँ एक सलमानी टी शॉप होती थी यहाँ पे चाकीवाड़े में। बेंचों पे बैठते थे, मेरी किताबों में भी तस्करा है जी उसका। जी बिल्कुल। तो उसमें बैठते थे, लेकिन मुख्तलिफ लोग आते थे, मुख्तलिफ तबकों के लोग। उसमें सियासतदान भी होते थे, सोशल वर्कर्स होते थे, अदीब होते थे, और शायर होते थे, और बाहर से भी लोग आ जाते थे। और इसमें ये हमारे उस्ताद भी वहीं बैठते थे। ये शाम को एक 10 15 20 मिनट जो है कोई ना कोई लेक्चर दे देते। हम्म। उसमें ज़्यादा बातें जो है वो, क्योंकि रूस का इनकलाब आ चुका था उस ज़माने में, और रूसी इनकलाब जो है वो सबका आइडियल था। सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, ओके। 1917 में इनकलाब आया था वहाँ पे, और लेनिन बहुत बड़ा लीडर था। वो तो अच्छा। फिर एक किताब हमने पढ़ी वहाँ उस ज़माने में, मैक्सिम गोर्की की, माँ, मदर। दी मदर। वाह, हाँ, वो ब्यूटीफुल। वो वो मेरा ख्याल है कि किसी ने अगर माँ को पढ़ लिया ना, तो उसने बहुत कुछ पा लिया। तो ये जो प्रोग्रेसिव की बात आप करते हैं ना लियारी की, तो मेरा ख्याल है उस किताब ही से शुरू हुई है। आपको पता है लाला लाल बख्श जहाँ रहते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा चावला भी था उनके घर के सामने। वहाँ पर हर शाम को लेक्चर्स भी होते थे, और सवाल जवाब सेशंस, जैसे हम क्वेश्चन आंसर, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। और उसमें डॉक्टर मिमरे अहसान जैसे लोग, अनीस हाशमी जैसे लोग आ जाते थे और अपना लेक्चर देते थे, और बहुत कुछ हासिल हो जाता था इसमें। और आपको पता है उस जो चापड़े नमा जो ए, आ, आलमी कहते थे, उसका नाम क्या था? लेनिन गिराड। लेनिन। लेनिन गिराड, वाह। रशियन में। तो ऐसे माहौल में जाहिर है कुछ प्रोग्रेस है। अच्छा, उस 60s की बात अगर हम कहेंगे तो फैज साहब भी हमारे लिए आज़ाद है, लिहारी वालों के लिए, कि फैज साहब 8 साल तक यहाँ पर रहे, हारून कॉलेज के प्रिंसिपल रहे 8 साल तक। और फैज साहब कहीं भी रहे, 5 साल से ज्यादा नहीं रहे, लेकिन यहाँ लियारी में जो ओहदा उन्होंने संभाला वो 8 साल तक संभाला। तो वो वो जो फैज साहब के साथ फिर डॉक्टर मिमरे अहसान वाइस प्रिंसिपल थे। तो हारून कॉलेज से जो रोशन ख्याली का सफर जो शुरू हुआ ना, उसके असरात पूरे लियारी में भी फैल गए, और बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल किया उस जमाने में। वाह नौरोज, इनको एक दफा बंद करके वापस रिकॉर्डिंग करते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वाह सर, ग्रेट। आधा घंटे हमने डिस्कशन किए। आधा घंटा बहुत आधा। कुछ आ गया इसका। हाँ, बहुत कुछ आया है। सर, जैसे कि आप प्रोग्रेसिव लियारी के बारे में बता रहे थे हमें, जी तो सर इस दौरान लियारी में औरतों का क्या किरदार रहा है? हमने सुना है कि यहाँ पे एक खातून थी, मुल्ला जन्नत। जी। उसके बारे में जरा हमें बताइएगा, वो हाँ, कौन थी और उनका क्या किरदार था? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आपने सही नाम लिया। देखिए, शाबिक लहरी में अ, एक मस्जिद है, सियाना मस्जिद कहते हैं उसको। इसके बराबर में ये मुल्ला जन्नत का स्कूल था। हम्म। ये मैं आपको बता रहा हूँ 50s की बात, और किसी हद तक 60s तक वो कायम रहा स्कूल। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती थी।
और उसमें दीनी तालीम भी वो उन्होंने कुछ टीचर्स रखे हुए थे, दीनी दीनी तालीम भी मिल जाती थी। लेकिन अहम बात ये कि वहाँ पे जो जो जदीद जो सिलेबस है वो भी पढ़ाया जाता था, और उसमें लड़कियों के सिलाई कढ़ाई वगैरह इस टाइप की भी जो है क्लासेस होती रहती थी। लेकिन अहम बात ये थी कि को एजुकेशन था, कोई बाइफरकेशन नहीं था कि लड़कियों का क्लास अलग हुआ या लड़कों का क्लास अलग हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे यहाँ एक स्कूल था, मीर अयूब खान स्कूल, गर्ल्स स्कूल। मैं समझता हूँ लियारी में वो वाहिद एक स्कूल था उस जमाने में, और लियारी में जितनी लड़कियों ने तालीम हासिल की है उन्होंने मीर अयूब स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। तो वहाँ एक थी यहाँ पे शाबिक लेनी की, गुल बीबी के नाम से, गुल बीबी के नाम से। वो इत्तेफाक से मुल्ला जन्नत ई के खानदान की कोई लड़की थी। जब वो सेकेंडरी स्कूल में जो है अपनी तालीम मुकम्मल करके वो फिर यहाँ वक्फ कर दी उन्होंने अपने को, मुल्ला जन्नत के स्कूल में। तो उन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पे, और कहाँ कहाँ से जो है लोग अपने जो है बच्चों को भेज देते थे यहाँ पे, अपनी लड़कियों को लड़कों को, क्योंकि दोनों चीज़ें थी यहाँ पे, दीनी तालीम भी थी और जदीद तालीम का भी जो है रिवाज था यहाँ पे, और बिल्कुल जदीद। अच्छा, उस ज़माने में जो सिलेबस भी होता था लोगों, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो भी सेकुलर टाइप का थे। तो वो बिल्कुल पढ़ाते थे वहाँ पे, बाकायदा मैट्रिक तक जो है वो क्लासें लगती थी वहाँ। और आपने कहा कि जो अलमास परवीन थी, शायद वो भी उनकी स्टूडेंट थी। नहीं, अलमास की कहानी थोड़ा सा डिफरेंस है ओके, उसमें। ओके। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो है ये मुल्ला जन्नत का नाम बहुत फैला उस जमाने में। तो इधर उधर से जो लोग थे वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे। तो उन्हीं में नवालेन में एक मशहूर फैमिली रहती थी, वो आजियानी माँ बीबी और कासम होत। इन्होंने अपने बच्चे जो है यहाँ दाखिल करवा दिए, और वो लड़के का नाम क्या था, वो बाद में जो है मैरिन इंजीनियर भी बन गया, लेकिन उसने तालीम यहाँ मुकम्मल की मुल्ला जन्नत के यहाँ। अच्छा, वो जो आजियानी मावी भी थी वो एक लिहाज से जो है ह्यूमन राइट्स लीडर टाइप की थी। वो औरतों के काज के लिए जो है हमेशा जो है आगे आगे रहती थी और उभारती थी। उनका आना जाना मुल्ला जन्नत के स्कूल में भी बहुत ज्यादा था। तो मुल्ला जन्नत बहुत ही अच्छी लेडी थी, मतलब प्यार मोहब्बत हमदर्दी। जैसे आज के ज़माने में जो मैडम हमारी जो है सबीना खत्री हैं, तो उस ज़माने की सबीना खत्री जो है वो वो मुल्ला मुल्ला जन्नत जन्नत थी। थी। वाह। तो मुल्ला जन्नत को एक लड़की जो अपनी स्टूडेंट बहुत पसंद आई, तो उसके वालिदैन को बुलाया, बोला मैं इस लड़की को मैं गोद लेना चाहती हूँ। उसकी कोई औलाद शायद नहीं थी, मुल्ला जन्नत की अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो वो माँ बाप, वो थी बगदादी की, अलमास परवीन जो है उसका खानदान बगदादी में था। तो माँ बाप ने बाद में इजाज़त दे दी, उनके हवाले कर दिया। वो लड़की ने वहीं से तालीम भी हासिल की, शौर भी हासिल किया, और फिर जब सियासी जो कशमकश शुरू हुई पीपल्स पार्टी, और वो मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में एक लीडर भी बन गई सियासी, और फिर माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान सेनेट की मेंबर भी बन गई। तो मुल्ला ये जन्नत की जो है वो मुल्ला वाह, जन्नत की जो गोद लिए हुई जो बच्ची लड़की थी। थी अलमास परवीन, वाह, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वाह। और मुल्ला जन्नत की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी सबसे बड़ी वारिस भी वही अलमास परवीन थी। तो ये है, मतलब मुल्ला जन्नत एक फर्द थी, एक फर्द, लेकिन उसने बहुत लोगों को मुतासिर किया। वाह। बहुत घर इन्होंने जो है आबाद किए, और इल्म की रोशनी बगैर किसी तासुब के, रिजर्वेशन के या महदूदियात के उन्होंने फैलाया। और बहुत मशहूर थी खातून, बहुत बहुत प्यारी खातून थी, बहुत बहुत।
हम अभी याद करते हैं। हालांकि मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन आप कभी मिले उनसे या आपने किससे सुने हमने सिर्फ? किससे सुने हैं, देखा है हमने, देखा है आपने? देखा है। ओके। हमारी जो बहनें थी वो वहीं पढ़ती थी, ओके। ठीक है ना, और जो मोहल्ले की लड़कियां लड़के वहीं पढ़ते थे। तो मैं असल में यहाँ पे जो इब्राहिम मिलर एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, आपको पता है इब्राहिम मिलर कौन था? नहीं। वो एक जीव था, जीव, यहूदी जो है काउंसलर था म्यूनसिपल, उस जमाने में बहुत मशहूर आदमी था, उसके नाम पे ये स्कूल था। ये हमें बाद में पता चला। जहाँ पे मुल्ला जन्नत नहीं नहीं, मुल्ला जन्नत से हट के, हट के, ओके। हट के जहाँ मैंने ओके। तालीम हासिल की, ओके, जहाँ आपने की है, सॉरी। प्राइमरी स्कूल, हुँ, मैंने चौथी जमात वहीं से पास की, फिर लियारी सेकेंडरी स्कूल आ गए, हुँ। तो इस तरह हम आगे बढ़ते गए। तो मुल्ला जन्नत की कहानी देखेंगे, बहुत खूबसूरत कहानी बहुत है। खूबसूरत मैं कहानी है। चाहता हूँ आप इसको लिखें भी ज़रूर। नहीं, मैंने अपनी किताब में तस्करा किया है, ओके, मैंने अपनी किताब में तस्करा किया है, लियारी की अनकही कहानी है, ओके, उसमें तस्करा मौजूद है। ओके। सर अभी इस वक़्त हम बात करते हैं मैं तो बात करना चाह रहा हूँ कराची पे, लेकिन कराची से पहले ज़रा बात करते हैं अ, राइटिंग के बारे में। राइटिंग का शौक कैसे हुआ आपको? कैसे आपने लिखना शुरू किया? ये तो हमें पता है कि आपके जो 5 किताबें हैं इनसे पहले एक मैगज़ीन आया करती थी लियारी सदा लियारी, सदाए लियारी जी जी, और वो आई गेस 2004 में 2007 से 7 से उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो सर हमें ये बताइएगा कि आपको राइटिंग का शौक कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि यार अब लिखना चाहिए? क्योंकि आपको फ़िल्म का भी शौक था, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप फ़िल्म की तरफ आ जाएँ या राइटिंग का ही शौक था आपको और कैसे वो शौक पैदा हुआ आप अच्छा, में? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप ये खुरेद रहे हैं कि मैंने ये भरपूर जिंदगी कैसे गुजारी, जी। ये बता। तो लिखने का देखें, आपको पता है मैं जब गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ, और ये जितनी किताबें मैंने लिखी हैं ये 60 साल के बाद की हैं, और 60 साल के बाद हमारा जो मुआशरा है वो 60 साल के लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, वो लिखना कहाँ उनके कबूल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अमूमन एक मुहावरा है ना कि ये बुढ़ा सटिया गया, मतलब 60 साल आ गया, अब तो इसकी बातों पे एतबार नहीं नहीं करेंगे। करना। अच्छा, मेरे लिए चैलेंज ये था कि सर्विस के बाद क्या करे आदमी, क्योंकि घर बैठना तो नहीं था मुझे। घर बैठ सकता था, हमारे बहुत से दोस्त घर बैठ गए, लेकिन वो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो सेहत के प्रॉब्लम्स में दो चार हुए, या घरों में कोई मसले पैदा उन्हीं की वजह से हुए, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं रिटायरमेंट के बाद जिन्हें अचानक अल्लाह याद आया, तो वो मस्जिदों का रुख किया उन्होंने। तीसरा एक जो रास्ता था मेरे लिए कि मैं खुद को लिखने पढ़ने में जो है इंगेज कर लूँ, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, उस ज़माने में अभी बसंत साहब थे और मलिक फयाज थे चेयरमैन, उनके साथ मशवरा करके उनको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पेश आई लियारी टाउन में, तो उन्होंने हमारी खिदमत हासिल की। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2007 में ये रिसाला निकला सदा लियारी, जो शबीर अहमद अरमान साहब एडिटर थे और मैं चीफ एडिटर। तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारे उस्ताद जो है लिखने के, वो शबीर अहमद अरमान ही हैं, वाह! क्या बात है, ठीक है ना। क्या वो बात है। सदा लियारी के एडिटर थे, मुझसे कहते थे भाई आप बहुत बातें करते हैं पुरानी पुरानी, तो आप लिखते क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मैं लिखना तो नहीं जानता, मैंने कभी इस तरतीब से तो लिखा ही नहीं। हुँ, तो स्टूडेंट एज में हमने जो है कुछ पम्फलेट वगैरह लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उस ज़माने में नादिर शाह आदिल साहब के जो वालिद थे इसरार आरफी, उनसे हम जो है वो गाइडेंस लेते थे, और उसके बाद कोई लिखा ही नहीं है हमारी कोई ऐसी। हाँ, अलबत्ता जब मैं 9वीं क्लास में था तो हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल है लियारी, एक रिसाला निकलता था लियारी के नाम पे, उसमें वो जोर देते हैं कि स्टूडेंट्स भी जो है पार्टिसिपेट करें, कुछ ना कुछ तहरीर करें,
तो खालिक रहमानी हमारे दोस्त है, मुझे कहा कि आप लिखें। अरे मैंने कहा मैं क्या लिखूं? तो इत्तेफाक से हमारे घर में एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझसे जो बड़े भाई थे वो नेटी जेटी में डूब गए बेचारे। ईद का वक्त था, रमजान का महीना था, 3 दिन ईद में रह गए, उसी दौरान में ये सान्या हुआ। तो उसके असर मेरे जहन में भी थे, तो मैंने वो असरात जो है अपने तहरीर करने की कोशिश की। तो वो अब भी लियारी का एक रिसाला है, लियारी के नाम पे, जो 1960 में शाये हुआ। उसमें आप देखेंगे तो मेरा एक मजमून आपको मिलेगा जरूर, और उसका टाइटल है मैं कभी नहीं भूलूंगा भूलूंगा। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था लिखने का। तो शब्बीर साहब ने जब कहा कि आप लिखें, कुछ भी लिखें जो आपके जहन में लिखें, तो मैंने लिखना शुरू किया। उनके कहने पे लिखना शुरू किया, तो वो कलम अभी तक रखा नहीं है, वही कलम चल रहा हम्म। है। सही। और फिर ये जो किश्तवार जो याददाश्तें हैं वो छप गई सदा लियारी में, और इत्तेफाक से पॉपुलर भी हो गई, लोगों ने पढ़ा बड़े शौक से। तो फिर कराची यूथ इनिशिएटिव उस जमाने में जी, KYI। क्यों आया है वो, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपके जो 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 सदा लियारी में जो याददाश्तें हैं, हम इनको छापना चाहते हैं। छापना तो ये KYI नहीं छापा है, और इसकी बुक लॉन्चिंग हुई बी लग्जरी जी, होटल मुझे याद है। और आप एक पार्ट थे। क्यों? अगर आपको याद हो या याद नहीं हो, मुझे याद है। तो KYI वालों ने एक शर्त ये लगाई थी कि भाई ये जो हमारी जो अधूरी कहानी है, जी, हम लियारी के मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स में जाएं, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाएं, बिल्कुल। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, और एक एक लेसन स्टूडेंट को पढ़ाएं। पढ़ाएँ। अच्छा, उस किताब की कोई कीमत नहीं थी। जी। उन्होंने 2000 कापियां छापी थी, हुँ, और कीमत की जगह लिखा था अनमोल। हुँ, अच्छा, वो जहाँ जहाँ हमारी नशस्तें होती थी, जो जहाँ मैं पढ़ता था, तो उसकी एक रिपोर्ट बनती थी। हुँ, वो रिपोर्ट पढ़ के जो है कोई साहब KYI की जो है के दफ्तर में पहुंचाते थे, हुँ। और शाइन कॉम्प्लेक्स है न्यू क्वींस रोड पे, जी सर। नंबर 3। तो वो साहब पहुंचाने वाले, वो थे फ़हीम शाद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तभी जो है, क्योंकि हमें बहुत शौक था जी, जी। कि आखिर कौन जो है वो नौजवानों को लियारी की कहानी बताएगा। तो आपकी ही पहली पब्लिकेशन थी जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लियारी में काम तो कर रहे हैं, मगर लियारी की असल कहानी क्या है, असल शनाख्त क्या है, जी, कि अगर हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएँ या फ़िल्म्स बनाएँ या एक्टिविज़्म करें, तो हमें पता तो हो कि हम जिस इलाके में बैठे हैं वो इतना ख़ास क्यों है। तो आपकी ही राइटिंग्स की वजह से हम काफ़ी मोटिवेट हुए। अच्छा है कि आपने लिखना शुरू किया, और आपकी वजह से बाकी नौजवानों को मोटिवेशन मिली, क्योंकि ये लियारी का वो कठिन दौर था जब एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो नहीं रहे थी। थे और हम फँस चुके थे एक भयानक ख़्वाब के अंदर। तो उससे निकलना बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए, और वो बहुत अहम पीरियड था कि जिसमें ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ज़रूरी था, उसको करना। बिल्कुल। तो रमज़ान साहब, आपसे बात करते हैं ज़रा। अ, एक साहब थे, आपने अपनी फ़ेसबुक पे लिखा है उनके बारे में, जी, जी। फ़ैज़ मोहम्मद जेकी। जी, जी। और लियारी में जेकी मोहल्ला भी है, जी, जी। तो जेकी साहब भी हैं। उनकी क्या स्टोरी है और किस सन की स्टोरी है उनकी? देखिए, ये 60s की बात है, 60s की बात है। उस ज़माने में रेस कोर्स जो है, बड़े-बड़े लोग रेस कोर्स जाते थे, हुँ, और सबके जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो उनके घोड़े होते थे वहाँ पे रेस के। और देखिए, जेकी जो है, वो एक जो मखसूस लोग होते हैं। हुँ, कद कद उनका छोटा-सा होता है, स्लिम बॉडी होती है। तो ऐसे आइडियल लोग यहाँ लियारी में बहुत पाए जाते थे। घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए जैकी का होना बहुत ज़रूरी है, माहिर जैकी का, कि हुँ, कैसे वो घोड़े को भगाता है। तो जैकी मोहल्ला बन गया। लेकिन एक जैकी ने बहुत नाम कमाया, उसका नाम था फैज़ मोहम्मद जैकी। हुँ, फैज़ मोहम्मद जैकी बहुत नामवर आदमी था, और बड़े-बड़े जितने टूर्नामेंट्स हुए थे कराची में और पाकिस्तान लेवल पे, रेस के, घोड़ा रेस के हवाले से, तो वो सब में शरीक रहा और काफ़ी इनामात भी मिले। ओरिजिनली फैज़ मोहम्मद जैकी जो है मलीर के थे, मलीर।
मलिर में वो उस ज़माने में मेरे ख़्याल है कोई इलेक्टेड चेयरमैन भी थे अपने इलाके में। फिर उनकी शादी यहाँ हो गई लियारी में, फिर वो यहीं आकर बस गए लियारी में, उनका घर यहीं पे था। ये चाकीवाड़ा नंबर 2 में कहीं उनका घर था। फैज़ मोहम्मद जाकी ने अच्छा फिर उनका पूरा ख़ानदान जो है वो जैकी बन गया, पूरा ख़ानदान। हाँ, और फिर अचानक उनका इंतकाल भी रेस कोर्स के दौरान ही हुआ, रेस कोर्स के दौरान ही हुआ। और उनकी मैयत के बारे में कहा जाता है कि इतने लोग थे कि ये चाकीवाड़ा से लेकर ली मार्केट के उस तरफ तक ये सारे लोग मतलब उनकी मैयत में शिरकत करने आए थे। और उसमें पूरे शहर के लोग थे और बड़े बड़े लीडर टाइप के लोग थे, महमूद हारून और सईद हारून और बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे। इतनी इज्जत मिली। तो 3-4 दिन तक डॉन अखबार में उनके बारे में ये खबरें आती रही। अच्छा, तीसरे दिन डॉन में एक आर्टिकल आया, वो एक जो फॉरेनर था, वो भी जेकी था यहाँ पे, कोच था वो, एक लिहाज से कोच था। वो फैज़ मोहम्मद जेकी का दोस्त भी था। तो उसने अपने इंतकाल के जो तासुर उसके वफात पे, फैज़ मोहम्मद जेकी की जो वफात पे उसके जो अपने तासुरात थे, उसने उस पे एक आर्टिकल लिखा जो डॉन में छपा। और ये आर्टिकल छपने के बाद और फैज़ मोहम्मद जेकी की वफात के बाद वो यूरोपियन था, यूरोपियन था, वो फिर चला गया यहाँ से, कराची से निकल गया यहाँ से। तो ऐसा ऐसे लोग थे, ऐसा दौर था। रमज़ान साहब ये बताइएगा आपको किन चीज़ों ने शेप किया? आपके इर्द-गिर्द मतलब इतनी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, इतनी चीज़ें जो है आप इतने ख़यालात आपके ज़हन में चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरह से देखना, उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करना और उनको उन पे तमीद बाँधना और उन पे लिखना, स्टोरीज़ लिखना। तो रमज़ान बलूच की इंस्पिरेशन कौन है? किन चीज़ों ने आपको शेप किया? किन चीज़ों ने आपको जो है वो रमज़ान बलोच बनाया? वो कौन-सी चीज़ें थी? आया उसमें आपके पेरेंट्स का किरदार है? आया उसमें सोसाइटी का किरदार है? ऐसे कौन-सी तकलीफ़ थी जिनसे आपने कहा कि मुझे इनसे निकलना है और मुझे ये काम करना है, जो रास्ता आपने चुना? चैलेंज चैलेंज वो कौन से चैलेंजेस थे? चैलेंज हाँ। नहीं, इसमें तो ज़ाहिर है पहला जो हिस्सा है, हुँ, वो ज़ाहिर है वालिदैन का है। डेफ़िनिटली। तरबियत वहीं से मिली, माहौल वहीं से मिला और कुछ ख़ानदानी बैकग्राउंड भी काउंट करता है इसमें। और कुछ-कुछ माहौल जिस माहौल में आप पल रहे हैं, वो माहौल भी काउंट करता है और समाजी असरात भी होते हैं आस-पास के। और इत्तेफ़ाक है कि हमारे दौर में समाज इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, हर लिहाज़ से, हर लिहाज़ से। माशी तौर पर गरीब ज़रूर थे, हमारे आस-पास कोई अमीर-कबीर लोग नहीं थे, गरीब ही थे, एक ही टाइप के लोग थे, मज़दूर थे। अ, तो ये अक़दार हैं, ये वैल्यूज़ हैं उस ज़माने में। हम खुशनसीब लोग हैं कि समाज जो है वो बिगड़ा नहीं था और समाजी जो हैसियत थी लोगों की बरकरार थी और समाजी जो अक़दार हैं उस पर लोग चलते थे, मुहज़्ज़ब थे और बातचीत में, रख-रखाव में, रवैयों में कोई तेज़ी, तर्रारी और कोई ऐसी टाइप की चीज़ नहीं थी। और इस माहौल में फिर ज़ाहिर है इंस्पायरेशन तो होती है ना। मसलन हम सिनेमा देखने जाते थे तो आपको पता पैलेस सिनेमा एक था यहाँ पे, हुँ, पैलेस सिनेमा। सदर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जो होटल मेट्रोपोल है, इसके साथ ही एक सिनेमा था। यहाँ क्लासिक फ़िल्में ज़्यादा आती थी और एक फ़िल्म आई थी शैन, उसमें सारे लियारी वाले पहुँच गए। इत्तेफ़ाक आप देखें लियारी के जो लोग हैं, ठीक है तालीम में पीछे हैं या और लिहाज से पीछे हैं,
लेकिन ये कि इंग्लिश फ़िल्में बहुत देखने जाते थे। इंग्लिश फ़िल्म्स। इंग्लिश फ़िल्में देखने उनका बड़ा शौक था। हुँ। तो शान में जितने आप ये समझ लें कि 70% जो है लियारी के ही लोग होते थे। अच्छा, हम तो मैंने आपसे कहा ना कि 96 में हम जाकर टिकट लेते और सिनेमा देखते थे। लेकिन 96 में जो आखिरी जो क्लास उस ज़माने में था वो ₹3.5 का था। हुँ। यानी 96 में हम आगे बैठते थे और जो ड्रेस सर्कल में लोग बैठते थे वो ₹3.5 दे टिकट लेते थे। अच्छा, जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती थी तो हम भाग-भाग के वो जो ड्रेस सर्कल है उसकी गैलरी से जो नीचे लोग आ रहे होते हैं ना उनको देखते थे कि ये कैसे खुशनसीब लोग हैं हुँ, हुँ। जिनके पास ₹3.5 हैं, सिर्फ फ़िल्म देखने के लिए ₹3.5 वो कहाँ से कैसे अफ़ोर्ड करते हैं? तो उसमें ज़्यादा सूट बूट टाइप के लोग थे। अच्छा, ये जो जूते हैं पॉलिश किए हुए, अच्छा, और ज़्यादातर सूट थे उस ज़माने में। लड़कियाँ थीं, औरतें जो लेडीज़ थीं, वो भी जो है फैंसी ड्रेस ही कह सकते हैं। फैंसी ड्रेस में थे और कोई फैशन शो टाइप की नहीं है, आम ड्रेस था वो। अच्छा, वहाँ पे ये क्योंकि सदर जाना यानी पैलेस जाने के लिए सदर को पार करना पड़ता था। तो हम एक सोच इंस्पायर तो ज़रूर हुए कि यार काश हम भी ₹3.5 अफ़ोर्ड कर सकते, हमारी जेब में भी इतने पैसे होते कि हम भी ड्रेस सर्कल में बैठते। तो हो सकता है एक इंस्पायरेशन वहाँ से भी आया हो। हुँ। और मोस्ट एजुकेटेड पीपल और मोस्ट सिविलाइज्ड पॉलिश्ड पीपल, तो ये एक इंस्पायरेशन, एक ज़रिया ये भी हो सकता है। और फिर माहौल का भी असर है, फिर कराची के अपने हालात उस ज़माने में बहुत अच्छे थे। हुँ। और नहीं, आपकी बात से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। मतलब निकलना, बाहर निकलना, जी, चीज़ों जी, को जी, देखना, बिल्कुल। ऑब्ज़र्व करना। मुझे लगता है कि जो इंस्पिरेशन है, वो एक्सपोज़र से मिलता है। एक्सपोज़र इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ अपने कम्फ़र्ट में ना रहें, आप बाकी की ज़िंदगी को भी देखें और आप किस तरह से जो है बेहतर शहरी बन सकते हैं। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख़्याल से ये ख़्याल तभी आता है जब इंसान बाहर निकलता है कम्फ़र्ट ज़ोन से। नहीं, नहीं, ये जो है ये पॉज़िटिव ख़्याल है। ओके। पॉज़िटिव ख़्याल है कि हुँ। आप अपने दायरे में बंद नहीं कर सकते अपने को, आपको दायरे से निकलना पड़ेगा। मसलन हम जो है जहाँ से आए थे हमारे आबा-अजदाद, वो तालीम नहीं थी उस ज़माने में। हम यहाँ आए, फिर जब हमारी पैदाइश हुई तो ज़ाहिर है तालीम यहाँ एक लिहाज से आम थी। तो शहर में जब आप रहेंगे ना, किसी भी कबायली या किसी भी देहाती ज़िंदगी से जो है निकल कर आप शहर की तरफ आएँगे, तो शहर में रहने के कुछ उसूल भी होते हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में एक जो है, एक सब्जेक्ट था, सिविक्स, शहरियत। तो शहरियत में रहने का अंदाज कुछ और होता है और जो आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ से मुख्तलिफ ही होगा। लेकिन आप शहर में रहते हुए अगर आप उनको जो है शहरियत, सिविक लाइफ को छोड़ के आप वहाँ तक महदूद रहेंगे, तो फिर आपकी सोच भी महदूद रहेगी। हुँ। आप अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हुँ। तो क्योंकि सिविक्स में सब चीज़ें आ जाती हैं, शऊर भी आता है और इसमें तालीम का भी है, तालीम भी बुनियाद है इसकी। और उठना, बैठना, तरीका और उनसे देखिए, मैं समझता हूँ किसी से भी आप सीख सकते हैं। एक छोटी-सी बात कहीं आप देख लें या सुन लें तो आप उसमें लर्न कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को जो है आप एक ऐसे रास्ते पे चलाना चाहेंगे कि आइडियल हो। आइडियल सिर्फ़ ज़माने में हम फ़िल्म भी देखते थे, लेकिन हमारे आइडियल हीरो ज़रूर होते थे। हुँ, हुँ। वहाँ के हीरो की तरह हम जो है हम भी हों। लेकिन ये के साथ-साथ जो है और भी हैं शख्सियत माशरे में जो ऐसे फ़र्द हैं
जिन्होंने तालीम के लिए बड़ा काम किया, जिन्होंने मुआशरे के लिए बहुत काम किया, जिन्होंने समाज सुधार के लिए काफ़ी काम किया, हम्म। वो भी आइडियल हो सकते हैं। हम्म। जिन्होंने एक गरीब घराने से निकल के आला मकाम तक पहुँचे हैं, वो भी एक आइडियल लाइफ है। उससे भी इंस्पायरेशन होना ज़रूरी है। मेरा मतलब है कि वो जो आपके साथ जो अटैचमेंट है कल्चर का, हाँ, ये कि कल्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा ज़रूर। जो हमारा कल्चर है, जैसे हम बलोच माशरे के लोग हैं, ठीक है ना? अब शहर में रहते हैं, तो हमारी बलोची ज़बान इस हद तक ख़ालिस नहीं है, जिस हद तक के बलूचिस्तान या मकरान के लोग हैं। यहाँ हमारी ज़बान जो है मिक्स हो जाती है। हम्म। इसमें उर्दू ज़बान का भी दखल है, इसमें सिंधी के अल्फाज भी आ जाते हैं, कहीं-कहीं इंग्लिश लफ्ज़ भी आ जाते हैं। तो ये होता है कि हम्म। कुछ ख़ामियाँ, ये ख़ामियाँ भी है, लेकिन ये कि अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं। हम्म। मसलन आप तालीम का रुझान है यहाँ पे। हम्म। अब हम देखते हैं कि लियारी को छोड़कर आप शहर के और इलाकों में जाएँ, तो आपको जगह-जगह यूनिवर्सिटी, जगह-जगह कोचिंग सेंटर, जगह-जगह जो है ट्यूशन सेंटर्स, और तालीमी आपको वो एक नक्शा नज़र आएगा वहाँ पे हम्म। कि वहाँ एक एक इन्वेस्टमेंट है। हम्म। ये जो अपने बच्चों पे जो खर्च करना है ना, कि तालीम पर जो खर्चा आप करते हैं बच्चों पर, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप ओल्ड एज में ये आपके काम आएगा हम्म। कि आप अपने बच्चे को जो है अच्छी तालीम दें, अच्छा माहौल दें, उसके उसका ज़हन ताकि खुल जाए, वो उसकी सोच महदूद नहीं हो, वो दुनियावी सोच रखे। हम्म। ये ग्लोबल वर्ल्ड है ना, आप तना नहीं रह सकते, आप तना नहीं रह सकते। हम्म। आपको सोचना पड़ेगा औरों के बारे में, औरों के लाइफ़स्टाइल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। हम्म। और लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आजकल की जो तालीम है, जो आजकल का एजुकेशन है, उसने बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन है और अपडेटेड भी नहीं है करिकुलम। अगर ऐसा होता तो शायद, क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर हमें सिविक सेंस जो है वो बहुत कम नज़र आता कम है। इतने ज़्यादा तालीम के बावजूद भी सर बहुत ज़्यादा कचरे हैं नहीं सोसाइटी के अंदर। देखिए, तालीम, मैंने आपसे कहा ना कि तालीम का बहुत बड़ा हाथ है जी, इंसान के सुधार में, सुधार में। लेकिन किस तरह की वो तालीम का सर? आखिरी आखिरी नहीं है, नहीं है, ओके। और एक नहीं है, वो एक फैक्टर नहीं है। हुँ, आपकी तरबियत हुँ, किस मैटर माहौल में करती होती है। है, आपकी सोच क्या है, आप महदूद सोच रखते हैं या आपने अपने ज़हन का दरवाज़ा खुला छोड़ा है हुँ, कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए आप अपना लेते हैं। तो ये फ़र्क है। क्योंकि आजकल के अ, सर बच्चे पढ़ना भी तो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम आर्ट करें, कोई प्रैक्टिकल चीज़ करें। वो कहते हैं कि अच्छा फलाने ने पढ़ के क्या किया? तो वहीम साहब, मेरा ख़्याल है इसके लिए आप बेहतर ये है कि आप ये सवाल करें कि हमारा मुआशरा बिगड़ा क्यों? बिगड़ा क्यों? हाँ, ये इसमें इसमें बिगाड़ कैसे आई? एक तो आपने बात कही थी कि लीडरशिप की बहुत बड़ी नाकामी है। जी, एक तो बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है। सर बाकी वजूहात क्या हैं? जैसे पहले आपने कहा कि चीज़ें बड़ी तरतीब से होती थी, बिल्कुल तरकीब। सफाई का एक निज़ाम था, म्युनिसिपैलिटी थी। तो इसके अलावा सर एक और बात कि डेवलपमेंट के नाम पे आपको नहीं लगता हमें अंडर डेवलप किया गया है? देखिए, मैं समाज की तब्दीली की बात करता हूँ ना, जी सर। तो वो समाज जो हमने देखा है, वो समाज जिसमें अमन, प्यार, मोहब्बत, तरक्की, आगे बढ़ने का जज़्बा, हुँ, ये सब 60s हुँ, की दिहाई तक ही था, आप समझ लें। ठीक है ना? ये जितने भी जो है वैल्यूज़ की बात हम यहाँ कर चुके हैं और हर जगह हम सुनते हैं, समाज, अच्छा समाज और समाजी अक़दार, और ये 60s तक थी यहाँ पे। कराची में 60s में कोई और माशरा था, कोई और समाज था, जिसमें तालीम की अहमियत थी, जिसमें इंसानियत की अहमियत थी, जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, जिसमें तफरीहगाहें थी, जिसमें नाइट क्लब्स थे, जिसमें खुली फिजा थी, और कोई बिल्डिंग माफिया नहीं था, कोई बिल्डर्स नहीं थे,
अच्छा, हर चीज़ तरतीब के साथ रहती थी। हर चीज़ जो है अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं भी तो आपको बहुत सारे जो है रिक्वायरमेंट्स से गुज़र के फिर आप मकान बना सकते थे। हम्म। और सड़क खोदना और ये टेंट लगाना ये रुझान नहीं था उस ज़माने में। ठीक है ना? तो 60s तक जो हमने खुशकिस्मती से देखा है। हम्म। जी। आपने कहा ना कि आज के बच्चे जो है वो तो आज के बच्चों ने नहीं देखा वो दौर। हम्म। और जो यहाँ के मैं समझता हूँ जो समाज के दुश्मन है ना, उन्होंने ही समाज को बिगाड़ा और उसमें हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरी बात नोट कर लें। जहाँ भी मुआशरा अच्छा हो, जहाँ भी मुआशरा तरतीब के साथ चलता हो, जहाँ तामीर और तरक्की की बात हो, आप वहाँ के हाकिमों के बारे में मालूम करें, वो हाकिम अच्छे होंगे। हम्म। हमने 60s तक अच्छे हाकिम देखे। अब हम उनके जो है काबिलियत पे नहीं जाएंगे कि वो अहल थे नहीं थे, लेकिन अच्छे हुक्मरान तो थे। हम्म। अच्छे हुक्मरान तो थे। कराची जो है आपको 60s की बात अगर मैं बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वे ट्रामें चलती थी यहाँ पे, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होती थी और ट्रैफिक वायलेशन का कोई तस्वर ही नहीं था। हर कोई अपने अपनी लाइन पर जो है चलता था। फुटपाथ बड़े बड़े होते थे सड़कों के साथ, सफाइयाँ होती थी, साफ सुथरा माहौल था, पार्क्स थे और लोगों के चेहरे पुरौनक थे। पुरौनक चेहरे थे कराची के शहरियों के और शहरी मुहज़्ज़ब थे। दंगा फसाद नफरत ये चीज़ें नहीं थी। वो कराची कहाँ गया? वो नहीं रहा। तालीमी निज़ाम इतना सख्त था कि जो मतलब जैसे मैट्रिक का इम्तिहान हमने जहाँ दिया है ना, हम्म। हमें इजाज़त नहीं होती थी कि हम बराबर वाले स्टूडेंट से कुछ पूछें या उनसे बात कर लें। वो जो एग्जामिनर्स थे वो सर पर खड़े रहते थे। आप जो पढ़कर आए हैं आपको वहीं पर जो है अपनी काबिलियत का इज़हार करना है। आपकी तवज्जो उस कॉपी में होनी चाहिए जहाँ जहाँ आपका कलम चले। आप इधर-उधर देखने की कोशिश नहीं करें। ये तस्व्वुर ही चीटिंग नहीं था। चीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, था। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम्म। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर ये चीटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया बच्चों में? तो आप मुझे ये पूछे ना कि बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? बिगाड़ देखें, मैं अगर आपसे कहूँ कि 60s तक मामला सही था हम्म। और हम्म। किसी हद तक देखें, हम कराची की बात कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हम कराची की बात कर रहे हैं। अगर 60s का जनरेशन आज भी आप उनसे पूछ लें कि उस जमाने की लाइफ और आज के जमाने की लाइफ में कितना फर्क है, तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। 70s से आप यूँ समझ लें अवामी दौर आया। अवामी दौर आया ना, जमहूरियत आ गई। जमहूरियत आ गई। क्योंकि 60s में कोई जमहूरियत नहीं थी। हमारे कुछ दोस्त नाराज भी हो जाते हैं कि ये क्या 60s में तो अयूब खान थे और ये तो मार्शल लॉ था। और हमने कहा भाई हम उस तरफ नहीं जाते, पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते। हम देखते हैं कि उसने क्या दिया हमें। एक अच्छा खूबसूरत शहर दिया हमें। इससे पहले अंग्रेजों ने दिया, क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद जो जमाना हमने देखा वो अयूब खान का था। 60s का। 60s का हम्म। ड्रामे चलते थे और अ, 5 पैसे में आप कहीं से कहाँ पहुंच जाते थे। धन्यवाद थे, फैमिलीज के साथ आप बड़ी आज़ादी के साथ कहीं भी जाते थे। तफरी गाँव में खूबसूरत पार्क थे, तो अमन था। कोई दंगा फसाद नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। मुझे तो ये भी पता नहीं कि हम किस मसलक के हैं भाई। आज तक ये उम्र के आखिरी दौर में है ना हम। आज तक मुझे तो पता नहीं है कि किस मसलक से मेरा ताल्लुक है। ये सब 80s के बाद शुरू हुआ। हम्म। 80s के बाद इस मुआशरे को तकसीम किया गया, या जानबूझकर किया गया या क्या हुआ, ये मुझे पता नहीं। ये हिस्टोरियंस का काम है, एनालिस्ट्स का काम है कि वो देखें क्या हुआ। यानी आप हम हमें आपस में लड़ाया गया। हम्म। 80s का नक्शा मैं आपको बता रहा हूँ और हम्म। 80s के बाद का अब भी यही है।
अब भी 80s का दौर चल रहा है। आप वही ये नहीं वही समझ टाइम लें, चल रहा है। आप ये नहीं समझ लें कि 80s में जो हुक्मरान थे वो चले गए, तो 80s की जो दिहाई है वो उनके साथ चला गया, नहीं। वो 80s का जमाना अब भी है। ओके। और उसमें अब क्या भी क्या है? वही सोच फिक्र, हम्म। आला तालीम याफ्ता लोगों के साथ आप बैठ के बात करें तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि उसकी सोच जो है, हम्म। उनकी सोच जो है वो आगे बढ़ी नहीं है। तो रमजान साहब, हमें किन चीजों से बचना है जो 80s से अब तक चलते हुए आ रहे आपका हैं? बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, हमें फिर भी हमारे ऑडियंस को बताए ना, खास तौर पे यूथ को, कि वो 5 या 10 ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना है। देखें, आप कौन बचना, से नेगेटिव चीजें हैं कि बस जिनको यही, फॉलो नहीं ये करना? ये जवाब तो आपने खुद दे दिया कि नेगेटिव हाँ, चीज है तो वो उनसे नेगेटिव बचें। हाँ, वो नेगेटिव आप चीज को अपनी, किस तरह हाईलाइट देखें कर सकते देखें हैं? सबसे बुनियादी बात ये कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ठीक है। मायूस नहीं हो। ओके। ठीक है ना, जमाना खराब है, हालात सही नहीं है, माशी जो है वो तौर पर हम इतने मुस्तकम नहीं है। ठीक है, सब हकायक है, ये हकायक है, ये बदकिस्मती से हम फेस कर रहे हैं, हमें नहीं फेस करना चाहिए, लेकिन हम फेस कर रहे हैं ना, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। और ख़ास तौर हम जब लियारी की बात करते हैं या पसमानदा इलाकों की बात करते हैं, तो फिर हमारे रास्ते महदूद हैं। हम्म। आप जो, मैं मतलब सलाम पेश करता हूँ आपको और आपकी जो जनरेशन है, ये मायूस नहीं है, ये मैदान में है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपना हम्म। मुस्तकबिल सही कर रहे हैं। हम्म। और मायूस नहीं हुआ, हमारी तरह मायूस नहीं है। हम्म। हम कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, जो बिगाड़ आ गया है अब वो ख़त्म नहीं होगा, होगा। इस ज़माने में, इस दुनिया में नामुमकिन कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हम्म। हर चीज़ जो है मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल ज़रूर है, पर लेकिन मुमकिन नामुमकिन है। नहीं है। हमारे नौजवान जो है अगर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाने का अज़्म है, जज़्बा है, तो ये मैं समझता हूँ पॉज़िटिव स्टेप है और आगे बढ़ना चाहिए। कभी कहीं न कहीं जाकर देखें, मैं तो हमेशा आपसे भी कहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ, अभी हम तारीकी में हैं ना, हम्म। एक सुरंग में फँस गए हैं, हम्म। एक सुरंग में फँस गए हैं, टनल टनल में। टनल में फंस गए हैं। लेकिन क्या हुआ, टनल के आखिर में एक छोटी-सी रोशनाई तो है। हम्म। आप जिस तरह आगे जाएँगे, तो आप रोशनाई, एक आपको एक जगह रोशन मिलेगा हम्म। और रोशनी जहाँ आपको मिलेगी, वहाँ से निकलने का रास्ता भी होगा। तो ये उम्मीद रखें और अपनी, और बुनियादी बात ये कि अपनी सोच पॉजिटिव रखें, मोहब्बत की बातें करें, मोहब्बत के सिलसिले बढ़ाएं, और एक दूसरे से मेल जोल हो और कनेक्शन हो, सोशल कनेक्शन हो, कम्युनिटी को यकजा करें। और इस मामले में मैं समझता हूँ आपका मेहर घर है, हम्म। और भी हैं, ड्रीम हाउस है और बहुत से मिसाक फाउंडेशन है, बहुत काम हो रहा है। तो हम पुरुमीद हैं, हम तो बहुत पुरुमीद हैं हम्म। आपकी वजह से। अ, तो रमजान साहब, जरा बात करते हैं वर्साई लियारी पे, जी। और कराची के हेरिटेज पे बात करते हैं कि लोगों का रुझान हेरिटेज की तरफ कम क्यों होता जा रहा है? इसकी क्या वजह है कि नौजवान हेरिटेज पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते? और जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है, आपको म्यूज़ियम्स नज़र आते हैं, आप उन्होंने अपने हेरिटेज प्रिज़र्व किए हैं, उनके पास स्टोरीज़ हैं। तो कहीं एक वजह ये तो नहीं नौजवानों का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का भी, क्योंकि हेरिटेज ही ख़त्म हो गए, और जब हेरिटेज ख़त्म होते हैं सो ऑफ कोर्स किस्से भी ख़त्म होते जाते हैं। तो क्या कहीं ये एक वजह तो नहीं है? नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें बेचारे नौजवानों का क्या कसूर है? जी। ठीक है ना, जो माहौल उनको दिया गया है, और और ये जो माहौल हमारा है, ये विरसा जो है, ये हेरिटेज, ये इनके लिए अजनबी अल्फाज है ना, इनके लिए क्या है? ये जो आपने बात की कि कहीं भी आप जाएं, किसी मुल्क में भी जाएं, तो हेरिटेज की बड़ी कदर है वहाँ पे। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं कि हमारे यहाँ लियारी में एक रिंद फैमिली है। जब यहाँ अंग्रेजों का दौर था, तो यहाँ पोर्ट पर समंदरी जहाज बहुत आते जाते थे। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी बन रहा था उस जमाने में।
ऑस्ट्रेलिया से कोई जहाज आया यहाँ पे, तो इत्तेफाक से पोर्ट में एक ऊंट जो है बेकाबू हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया ना। तो हमारे यहाँ एक ख्वाजा इमामत नहीं बल्कि हिदायतुल्लाह साहब थे, हिदायतुल्लाह थे, ऊंट वाले, ऊंटमान थे, हिदायतुल्लाह रिंद। रेंद। हम्म। तो वो गुजर रहे थे, किसी के काबू में नहीं आ रहा था, ये तो अपने काम से निकल जा रहे थे, तो इन्होंने जाके उसको काबू में कर लिया, ऊंट को, जो मस्त ऊंट था। अब वहां से जो है, जो जहाज का कैप्टन है, वो देख रहा था सब। अच्छा, फिर उसने हिदायतुल्लाह, ख्वाजा हिदायतुल्लाह को बुलाया ना, बोला आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? तो उसकी समझ में नहीं आया बेचारे के क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये। मतलब मैं घर पूछ के आता हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन जब जब वो गया तो उसने कहा ठीक है, हम आपके ऊँट को भी ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से वो ऊँट वगैरह जो है, बैतुल्ला साहब को भी, हिदायतुल्लाह साहब को भी ले गए। वहाँ आपको पता है, पर्थ एक सिटी है शायद हम्म। ऑस्ट्रेलिया में, वो बन रहा था, नया नया बन रहा था। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रा ऊँट जमाने में एक जरिया था, माल लाना ले जाना तो उसमें बैतुल्ला साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और भी थे लोग, इधर उधर से भी आए थे, लेकिन हमारे यहाँ से जो हिदायतुल्लाह साहब है या बैतुल्ला साहब है, इन दोनों में से एक नाम आप करेक्ट कर लें बाद में, रेंद साहब। तो इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो अपने मौसमों को भूलते नहीं है। अब भी अगर पर्थ आप जाएंगे तो वहाँ जो काउंटी है, काउंटी में जो तस्वीरें हैं, जिन जिन लोगों ने उस शहर के लिए काम किया है, सबकी तस्वीरें होंगी। सब उसी जमाने की गाड़ियां भी आपको मिलेंगी वहाँ पे। और जिन जिन लोगों ने जो है एक किरदार अदा किया है, उनके नामों की लिस्ट भी आपको वहाँ मिलेगी। ये है एक सिविलाइज्ड मुआशरा, एक ऑर्गेनाइज्ड मुआशरा, जहाँ इंसानियत की कदर है, जहाँ जहाँ कोई भी देखे। आप एक नया शहर बनाने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे लोगों के उनका ताउन शामिल होना चाहिए ना। आप अकेले तो नहीं बना सकते। लेकिन जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, उनको याद रखना भी तो जरूरी है। तो हमारे यहाँ ये रुझान ही नहीं है। कराची में कम हेरिटेज पॉइंट्स हैं, बहुत से, लेकिन कदर नहीं है ना। सदर एस्पेंशन स्ट्रीट में आप जाएं, आपको अब पुरानी जो है कुछ इमारतें मिलेंगी, वो अब भी स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर खूबसूरत है। और आर्किटेक्ट के लिहाज से कराची में बड़ी बड़ी जो है जो क्या कहते हैं कि वो प्लेसेस हैं, वो आपको मिलेंगी। फिर आप देखें, आप इम्प्रेस मार्केट देखें, आप जो म्यूजियम है, जो पुराने हाई कोर्ट की बिल्डिंग देखें, आप केएमसी की बिल्डिंग देखें, ये सब विरसा जात हैं, इनकी कदर करनी चाहिए ना। और लियारी की बात करेंगे तो लियारी में जो है, अब नौजवान से पूछ ले कि लियारी में कोई हेरिटेज है, कोई पुरानी चीजें हैं, तो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि नहीं है। यहाँ पर ये एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस था। 1912 में एक वैक्सीनेशन सेंटर था यहाँ पे, ये ली मार्केट से जो आप जाएंगे ना बगदादी की तरफ, यहाँ पर अब क्या है, अब इंक्रोचमेंट है। यानी प्रॉपर्टी, केएमसी की प्रॉपर्टी अब केएमसी के पास नहीं है, और न केएमसी वालों का इंटरेस्ट है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे हो गया। लेकिन वो जो वैक्सीनेशन सेंटर है 1912 जो लिखा हुआ है, वो अभी तक वहां लगा हुआ है, कोई कदर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ सिर्फ जो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ ईदगाह की तरफ जाएंगे चाकीवाड़ा से, तो यहाँ एक कब्रिस्तान आपको मिलेगा, वो 1905, हुसैनी बाग। हुसैनी बाग 1905 लिखा हुआ है। हम्म। वो दरवाजा अभी तक है, हम्म। और दीवार भी अभी तक शायद पुरानी है। अब चूंकि वो प्राइवेट हाथों में है, इसलिए अब उसके कुछ
बाकियात अभी तक हैं, अब तक महफूज है। ये मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि मुआशरे को बिगाड़ने में, मुआशरे को सुधारने में लोगों का, नौजवानों का हाथ इतना नहीं होता। इसमें हाकिमों का जो रवैया है वो देखा जाता है कि उनका रवैया क्या है। तो उन्होंने प्रायोरिटीज नहीं दी कभी, मतलब आर्ट को, नहीं, लिटरेचर को, कल्चर को, और बकुल आपके 80s से अब तक वही चलता आ रहा है। अब भी 80s ही चल रहा है अब ना। भी 80s ही है। ये जो हम्म, आप बात कर रहे हैं ना कि वर्षाजात की जो है कद्र, कदर, ये प्रायोरिटी। आपको 60s तक मिलेगी। हम्म। वो मंजरनामा तो हम आपको दिखा नहीं सकते, हम्म। लेकिन ये कि आप अगर हिस्ट्री बुक देखें या कराची में लिखी किताबें आप देखें, या कई स्टेट बैंक जैसे लाइब्रेरी में सुना है कि बहुत पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई हैं, वहां हम्म। जाके देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन ये सब 60s तक सलामत थी। और यहाँ भी एक हेरिटेज, एक एसोसिएशन है। हम्म। यास्मीन लारी बहुत बड़ी जो है आर्किटेक्ट है जी, कराची की, जी बिल्कुल। वो इसकी ओहदेदार भी हैं। उन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स जो है रोकी हुई भी हैं। हम्म। लेकिन सवाल ये कि आपका जहन क्यों इस तरफ नहीं जाता। रमजान आप साहब, जो आपको क्या लगता है कि जब हम हेरिटेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सो क्या हम सिर्फ बिल्डिंगों की बात करते हैं, या हेरिटेज में हमारे खाने पीने, हमारा म्यूजिक, हमारा रहन सहन, जो हेरिटेज ऑफ को एग्जिस्टेंस है, कि जैसे आपने कहा कि लियारी में मुख्तलिफ कम्युनिटीज आज भी एक साथ जी आबाद हैं, जी। तो क्या क्या ये भी हेरिटेज का हिस्सा है? नहीं नहीं, हेरिटेज को हम सिर्फ बिल्डिंग तक महदूद नहीं कर सकते है ना, वो ओके। कल्चर का हिस्सा है। हेरिटेज भी कल्चर का हिस्सा है ना। हम्म। कल्चर में तो सब चीजें आ जाती हैं। हम्म। तो जाहिर है उसमें अ, और भी जो शख्सियात हैं हमारी, मसलन बिल्कुल। हमारी अदबी शख्सियात हैं बिल्कुल। पुराने, हम्म। और स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत सी शख्सियात हैं, बिल्कुल। और तालीम के लिहाज से हमारे यहाँ बहुत आला शख्सियात हैं, जिनकी याद जो है हमें, कभी कभी हम मूड में होते हैं तो दिन बना लेते हैं, हम्म। वरना भूल जाते हैं। तो इनके जो है ये इस्लाहकार हैं, ये मुआशरे को जो है वो मुआशरे की इस्लाह में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम्म। तो इनको याद रखना, इनके जो बताए हुए रास्ते पर चलना, मेरा ख्याल है कि एक मस्बत रास्ता होगा नौजवानों के लिए। हम्म। और मैं, मैं समझता हूँ कि ये जो बैड लक जनरेशन है आपकी, हम्म। कि आपने कुछ नहीं देखा, हम्म। कुछ नहीं देखा। जो अच्छाइयाँ हैं शहर की या इंसानों की अच्छाइयाँ हैं, वो 60s तक खत्म हो गई हैं। मैं समझता हूँ, मेरा जाती ख्याल है, जाहिर सो है। आपको क्या लगता है कि जो लियारी की अधूरी कहानी है, क्या वो कभी पूरी हो सकती है? मैंने आपसे पहले कहा कि भाई ये बस्तियों की कहानियाँ, ये मुआशरे की कहानियाँ, ये समाज की कहानियाँ, ये ख़त्म नहीं होती हैं। या अधूरी रह जाती हैं? ये अधूरी रह जाती हैं। इसमें हम्म। मतलब जो किरदार हैं वो बदल जाते हैं, हम्म। नए चेहरे आ जाते हैं। आज रमज़ान बलोच का चेहरा है, कल फ़हीम साहब का चेहरा होगा, या नौरोज़ साहब का चेहरा होगा, कोई और चेहरा होगा, कोई हम्म। लड़की होगी, कोई परवीन होगी, हम्म। हम्म। कोई माहिन होगी। हम्म। तो ये चेहरे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती। हम्म। कहानी चलती रहती है। अब भी कहानी चल रही है ना। कहानी चल रही है। दिहाड़ी की कहानी के किरदार आप हैं, हम्म। नौजवान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए आप एक बेहतर रास्ता, हमारे मुकाबले में हम्म। हम आपको जो है वो ना वो मकाम दे सके, और ना हमने आपके लिए जो है वो अच्छी चीजें छोड़ी हैं, क्योंकि हम 60s के लोग हैं ना। तो उम्मीद है जिस तरह आप आगे जा रहे हैं, जिस अंदाज से आप जा रहे हैं, और जिस जज्बे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने आइंदा जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। मुझे उम्मीद तो यही है। जरूर। और सर ये बताइएगा कि कम्युनिटी स्पेसेस का होना क्यों जरूरी है, और क्या आपको लगता है कि अगर लियारी में इस वक्त और कम्युनिटी स्पेसेस बने तो चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल बेहतर हो सकती है, क्यों हम्म। नहीं। क्यों जरूरी ये है फिर? को एग्जिस्टेंस है ना भाई, आप अकेले नहीं जिंदगी गुजार सकते।
आपको सब कम्युनिटीज को शामिल करना पड़ेगा, कोई महदूद नहीं करना पड़ेगा आपको। महदूद आप करेंगे तो आपका जो जहन है वो महदूद हो जाएगा। आप सबके बारे में सोचें। अगर किसी और कम्युनिटी में कोई मसला है, कोई कोई ऐसी बात आ गई है जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप सपोर्ट करें, चाहे आपकी कम्युनिटी का नहीं हो। लेकिन कम्युनिटी इंटर कनेक्शन से ये होगा ना कि हमदर्दियां बढ़ जाएंगी, हम्म, एक दूसरे का दर्द आप महसूस करेंगे। वो नहीं कहते हैं कि हमसाया, अगर हमसाया भूखा रहे तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी शामिल होती है। हम्म, तो ये कम्युनिटी को मिलाने की बात है। और जिस तरह अगर सिर्फ मेहरगर ये काम कर रहा है तो और बहुत सारे मेहरगर की जरूरत है। और जो स्पॉट्स हैं वहाँ भी यही होना चाहिए, हम्म, बिल्कुल हर मोहल्ले में होना चाहिए। हम्म, लेकिन शर्त ये है कि सारे कम्युनिटीज को लेके चले, कोई रिजर्वेशंस नहीं हो कि इंडिविजुअल ना हो। उसका मजहब क्या है, हम्म, उसका मसलक क्या है, वो किस लसानी तबके से ताल्लुक रखता है, या या उसका दर्जा हमसे कम है या उसका दर्जा हमसे ज्यादा है। ऐसी सोच से दूर भागना चाहिए। और हम्म। खास तौर पर आप जैसे नौजवान ये बिल्कुल। हमेशा मस्बत सोच रखें, हाँ? हम्म। हमेशा मस्बत सोच रखें। तो रमजान साहब, मुस्बत सोच से एक बात, एक सवाल मेरे जहन में आया कि आजकल के जो नौजवान हैं वो एक एक्शन क्या ले सकते हैं अपने कम्युनिटी के लिए या अपने आप के लिए, जस्ट स्मॉल एक्शन, वो क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि जिससे मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सके? वो सिर्फ वक्त दे इस माशरे को या इस कम्युनिटी को कुछ वक्त दें। हम्म, क्योंकि आज का नौजवान बहुत मसरूफ है म्यूजिक में, या कुछ लोग हैं अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद, सब ठीक है। या कुछ ऐसे हैं जो अपने ख़ानदान को माशी मराइल से गुजारने के मराइल में है, वो उसमें काम कर रहे हैं। तो ये सब सही है। लेकिन जहाँ इज्तमाहियत की बात आती है वहाँ कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। जस्ट डोनेट सम टाइम टू द कम्युनिटी टू द फॉर कम्युनिटी एनीथिंग फॉर एनीथिंग। व्हिच शुड बी पॉजिटिव। Once you are involved, then नो nobody वन विल knows. स्टॉप यू। Nobody knows where is the stop, no? रमजान साहब, थैंक यू सो मच, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा। सेशन और इनफॉर्मली था हमारा। बिल्कुल हाँ। इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल। लेकिन मुझे और लगता है कि अभी भी बहुत सारे बातें जो है वो बाकी रह गई हैं, और हम, मुझे लगता है कि मुझे वापस आपको बुलाना पड़ेगा अपने डेफिनेटली पॉडकास्ट में। जब भी आप बुलाएं, हमें तो बड़ा मजा आता है। मतलब वी शायद कम से कम मैं कह सकता हूँ आई एंजॉयड इट। रियली। और एज ए होस्ट हम हमारी ख्वाहिश है कि हम जहाँ जहाँ हम जाएं हमसे कोई बात करे बात करें। तो अंदाज जो है वही हो जो फहीम साहब का बहुत शुक्रिया। है। थैंक यू सो मच सर। और थैंक हम यू हम सो मच। हम बस आपसे जो है वो आखिर आखिर में छोटे छोटे सवालात पूछेंगे ताकि हम क्लोज कर सकें, और आपका अगर कोई मुझसे सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आज तो आठ आठ सीट पर मुझे ही बैठने दें। हाँ। किसी दिन आपको भी तो बिठाएंगे। चलें सर, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम आजकल के नौजवान इसको रैपिड फायर कहते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो हम आपसे 5-6 सवालात पूछेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? माँ, मैक्सम गोर्की की। वाह। और आपके पसंदीदा राइटर? कृष्णचंद्र। ओके। लियारी को एक लफ्ज में बयान करें। एक लफ्ज तो बहुत मुश्किल है। पुरमन। पुरमन। चाय या कॉफी? कॉफी कॉफी। विद केक। विद केक। सर, अगर नौजवान, क्योंकि इस पॉडकास्ट को देखेंगे, ये सीरीज हम खास तौर पे नौजवानों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नौजवानों को आप कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए? वही जो मैंने आपसे कहा, मदर। मदर। ओके। और जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, तरक्की पसंद जो मुसन्निफीन हैं, उनकी किताबें पढ़ें। और आज के ज़माने में भी कुछ लोग हैं, बदकिस्मती से हम नहीं पढ़ते इतना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन नौजवानों को पढ़ना चाहिए। और
अब ज़्यादातर हमारे नौजवान मैंने देखा है ना कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और होना भी चाहिए, हम्म। क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते। हम्म। और अंग्रेजी अदब तो माशाल्लाह, क्या कहें उसमें। हम्म। आपको पता है मैट्रिक में हम विलियम शेक्सपियर पढ़ते थे, वाह। थिएटर हम्म। हमारे थिएटर्स भी होते हैं भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, स्कूल का निजाम कुछ ऐसा था, लेबोरेटरी थी, थिएटर सर्कल थे, अच्छा खेल का मैदान था, सब कुछ था। तो ऐसे माहौल में हमने पढ़ा, तो तभी मैं कहता हूँ कि वी वर लकी जनरेशन, नो। सर थैंक यू सो मच। आज का दिन आपके साथ बहुत खास था, मेरे लिए तो बहुत खास था। मुझे नहीं पता आपके लिए भी आज का दिन खास था या नहीं था, लेकिन आप जान चुके हैं कि आज का दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। क्योंकि हमने कराची शहर पे बात की, हमने हेरिटेज पे बात की, हमने तरबियत पे बात की, हमने डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट पे बात की। मुझे नहीं पता आपको कौन सी बात अच्छी लगी। अगर जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगा इस पॉडकास्ट का, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, और मज़ीद कौन से पार्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप किसको हमारे स्क्रीन में देखना पसंद करेंगे। ऐसे कौन सी कहानियां हैं जो आपको लगता है कि हमें बोलने चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने पूरी पॉडकास्ट देखी, और हम मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द एक और एपिसोड के साथ। सहन वाइटल फ्यूजन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर किया है और आप तक लाने में मदद की, ताकि हम कराची की लियारी की कहानियां आपको बता सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सीरीज के साथ।